बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फिजिक्स क्लास 10 चैप्टर नंबर 13 है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। इसमें आज हम करेंगे सेल्फ असेसमेंट के क्वेश्चन। इस चैप्टर में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसलिए मैं आपको ज़रा जल्दी जल्दी कराऊंगी ताकि एक ही वीडियो में पूरे हो सकें। क्वेश्चन नंबर 1 है वाई नैरो बीम्स ऑफ लाइट इज यूज इन द एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट में नैरो बीम क्यों यूज होती है? अ नैरो बीम ऑफ लाइट मीन्स अ रे दैट इज मूविंग इन अ डिफाइंड डायरेक्शन। नैरो बीम का मतलब है एक रे, ठीक है, इसीलिए एक रे यूज करते हैं जो कि एक डिफाइंड डायरेक्शन की तरफ जा रही हो। सो फॉर अ क्लियर इमेज वी यूज अ नैरो बीम। तो हम एक क्लियर इमेज के लिए एक नैरो बीम या रे को यूज करते हैं इन एक्सपेरिमेंट। मैं दोबारा पढ़ देती हूँ। अ नैरो बीम ऑफ लाइट मीन्स अ रे दैट इज मूविंग इन अ डिफाइंड डायरेक्शन। सो फॉर अ क्लियर इमेज वी यूज अ नैरो बीम और रे इन एक्सपेरिमेंट। अब इस तरह आप आसानी से लिख लेंगे, ठीक है, मैंने इसीलिए हल्के हल्के करके पढ़ा है। क्वेश्चन नंबर 2 है लिस्ट एवरीडे एग्जांपल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। हमें रोजमर्रा जिंदगी में रिफ्लेक्शन की एग्जांपल देनी है। नंबर 1 है वी कैन सी द नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट लाइक वॉल, लैंड एंड फर्नीचर एंड एवरीथिंग विच इज नॉन ल्यूमिनस। ठीक है, रिफ्लेक्शन की वजह से ही हमें वो चीजें नजर आती हैं जो कि चमकती नहीं है, जैसे कि फर्नीचर है, उसमें से कोई लाइट नहीं निकल रही होती, फिर भी हम देख सकते हैं। दीवारें हैं, जमीन है, रिफ्लेक्शन की वजह से देखते हैं। नंबर 2 इसकी एग्जांपल है वी सी आर इमेज इन प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में हमें अपना इमेज भी रिफ्लेक्शन की वजह से दिखाई देता है। थर्ड है द रियर व्यू मिरर इनेबल्स द ड्राइवर टू सी द व्हीकल्स बिहाइंड द कार। व्हीकल्स में जो मिरर यूज होता है वो पीछे की कार्स को देखने के लिए, वो भी एक एग्जांपल है। क्वेश्चन नंबर 3 है वाई द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंट जो है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के इक्वल क्यों होता है? अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन द एंगल ऑफ इंसिडेंट मस्ट बी इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जो रिफ्लेक्शन के लॉज हैं उसके हिसाब से जरूरी है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट जो है वो इक्वल होना चाहिए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। द नॉर्मल perpendicular line divide the angles between the incident ray and the reflected ray into two equal angles। क्योंकि जो नॉर्मल हम परपेंडिकुलर डालते हैं वो लाइन होती है जो एंगल को डिवाइड कर देती है बीच में से इक्वल पार्ट में, यानी कि इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल बन रहा होता है उसको एक परपेंडिकुलर जो होता है वो बराबर का डिवाइड कर देता है, इसीलिए वो दोनों इक्वल होते हैं। ठीक है, द नॉर्मल लाइन डिवाइड द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे इनटू टू इक्वल पार्ट। क्योंकि नॉर्मल यानी कि परपेंडिकुलर जो है वो लाइन डिवाइड कर देती है इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में बनने वाले एंगल को दो बराबर के पार्ट में, इसीलिए दोनों इक्वल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आर द इमेजेस फॉर्म्ड बाय स्फेरिकल मिरर ऑलवेज रियल। तो क्या स्फेरिकल मिरर से जो इमेजेस बनते हैं वो हमेशा रियल होते हैं? स्फेरिकल मिरर से तमाम इमेजेस जो होते हैं रियल नहीं बनते, वर्चुअल भी बनते हैं। लेकिन कॉनकेव मिरर से जो है रियल बनते हैं और कॉन्वेक्स मिरर से जो है वर्चुअल बनते हैं। आंसर हम लिखते हैं द इमेजेस फॉर्म्ड बाय स्फेरिकल मिरर आर नॉट ऑलवेज रियल। स्फेरिकल मिरर से बनने वाले इमेजेस हमेशा रियल नहीं होते। रियल इमेजेस आर फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर से जो होते हैं वो रियल इमेजेस बनते हैं, वाइल कॉन्वेक्स मिरर फॉर्म्ड वर्चुअल इमेजेस, जबकि कॉन्वेक्स मिरर जो है उससे वर्चुअल इमेजेस बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कॉन्वेक्स मिरर आर यूज्ड एज अ रियर व्यू मिरर इन द व्हीकल्स दैट प्रोड्यूस डिमिनिश्ड इमेजेस, व्हाई दीज मिरर प्रेफर्ड ओवर प्लेन मिरर। जो गाड़ी में साइड में रियर व्यू मिरर लगे होते हैं पीछे के गाड़ियों को देखने के लिए, वो होते हैं कॉन्वेक्स मिरर होते हैं। तो ये कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर क्यों यूज करते हैं, जबकि वो तो बहुत छोटा इमेज बनाते हैं, जो बड़ी बड़ी चीजें होती हैं उनका छोटा इमेज बनाते हैं, तो उनको क्यों प्रेफर किया जाता है? तो इसकी रीजन ये होती है कि जब वो क्योंकि वो कन्वर्ज कर रहा होता है, बड़े एरिया को कवर कर लेता है, तो इसलिए काफी दूर तक जो है पीछे का देखा जा सकता है। कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज गिव्स एन अपराइट डिमिनिश्ड यानी वेरी स्मॉल एंड कंप्लीट इमेज ऑफ व्हीकल्स। कॉन्वेक्स मिरर जो होता है हमेशा एक सीधा और बहुत छोटा, वेरी स्मॉल, डिमिनिश्ड मतलब है वो छोटा, व्हीकल्स का कंप्लीट इमेज देता है। दे आर कर्व्ड आउटवर्ड, वो बाहर की तरफ कर्व्ड होता है। दैट रिफ्लेक्ट द लाइट आउटवर्ड अलाउइंग द ड्राइवर्स व्यू ऑफ अ मच लार्जर एरिया। क्योंकि वो बाहर की तरफ कर्व्ड होता है इसीलिए ज्यादा उसके जो होते हैं लाइट को बाहर की तरफ रिफ्लेक्ट करता है और ज्यादा बड़ा एरिया जो है उसमें ड्राइवर देख पाता है। यहीं से मैं दोबारा पढ़ती हूँ द ड्राइवर व्यू ऑफ अ मच लार्जर एरिया ऑफ द फील्ड, दैट्स वाई कॉन्वेक्स मिरर आर यूज्ड एज अ रियर व्यू मिरर। इसी वजह से कॉन्वेक्स मिरर जो है रियर व्यू मिरर के तौर पे यूज होते हैं।
क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाई अ रे ऑफ लाइट पासिस थ्रू अ मीडियम टू अनदर ऑफ डिफरेंट ऑप्टिकल डेंसिटीज perpendicularly it does not change its direction, is it also a refraction? कहते हैं आपने रिफ्रैक्शन पढ़ा था कि जब लाइट की रे किसी चीज पे टकराती है, जैसे कि अगर लाइट की रे इस सरफेस पे आके टकराती है, अंदर जाके इसकी स्पीड और इसका जो डायरेक्शन होती है वो चेंज हो जाती है। इसको जाना ऐसे चाहिए था मगर ये इस तरह अंदर की साइड पे चली गई, ठीक है, अपने रास्ते को चेंज कर लेती है। लेकिन इस सवाल में ये कह रहे हैं कि अगर जो है अगर वो लाइट की रे परपेंडिकुलर आएगी, बिल्कुल सीधी परपेंडिकुलर आएगी, तो फिर वो अंदर सीधी ही चली जाएगी, ठीक है। वो अंदर जब सीधी चली जाएगी तो क्या वो अब ये रिफ्रैक्शन होगा या नहीं होगा, क्योंकि उसने अपना रास्ता तो चेंज नहीं करा। लेकिन रिफ्रैक्शन रास्ता चेंज करने को तो कहते हैं, लेकिन लाइट की स्पीड भी चेंज होती है इसके अंदर, सिर्फ उसका रास्ता ही चेंज नहीं होता, पैथ ही चेंज नहीं होता, उसकी स्पीड भी चेंज होती है। जबकि ये जब परपेंडिकुलर आती है तो इसका डायरेक्शन तो सेम रहती है, लेकिन इसकी स्पीड चेंज होती है, इसीलिए ये भी रिफ्रैक्शन ही है। इसकी जो हम रीजन लिखेंगे वो यही लिखेंगे कि जब लाइट की रे इस एक मीडियम से दूसरे मीडियम में परपेंडिकुलरली एंटर होती है, यानी बिल्कुल 90 का एंगल बना के एंटर होती है, तो उसके जो तमाम के तमाम पार्ट्स होते हैं वो एक साथ ही अंदर आ जाते हैं दूसरे मीडियम में, और जो होते हैं इसीलिए उनकी डायरेक्शन चेंज नहीं होती मगर उनकी स्पीड चेंज होती है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन, इसीलिए ये रिफ्रैक्शन होता है। अब मैं जो ये मैंने आपको जो बोला है वही सब इसमें लिखा है, मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। व्हेन अ रे ऑफ लाइट स्ट्राइक अ सरफेस perpendicularly all its parts enter the medium at the same time, ठीक है। यहाँ तक क्या मतलब हुआ कि जब लाइट की रे परपेंडिकुलरली किसी मीडियम को स्ट्राइक करती है तो उसके तमाम पार्ट जो होते हैं एक साथ ही उस दूसरे मीडियम में एंटर हो जाते हैं। सो ऑल पार्ट्स ऑफ लाइट विल हैव अ चेंज इन स्पीड एट अ टाइम, इसीलिए जो लाइट के तमाम पार्ट्स हैं उनकी स्पीड एक साथ ही चेंज हो जाती है। सो देयर विल बी नो बेंडिंग और नो चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट, इसलिए लाइट की डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आएगा और कोई बेंडिंग नहीं होगी। Therefore it is a refraction, ये भी एक रिफ्रैक्शन है। क्वेश्चन नंबर 7 है लिस्ट द फिजिकल क्वांटिटीज दैट चेंजेस व्हेन रिफ्रैक्शन अकर। जब रिफ्रैक्शन होता है, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर होती है तो उसकी क्या क्या चीजें चेंज होती हैं। ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन द फिजिकल क्वांटिटीज दैट चेंज्ड आर, जो क्वांटिटीज चेंज हो जाती हैं वो कौन सी है। नंबर 1 है स्पीड, उसकी स्पीड चेंज हो जाती है। नंबर 2 है वेवलेंथ, उसकी वेवलेंथ भी चेंज हो जाती है। नंबर 3 है डायरेक्शन, उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है, या पैथ भी कह सकते हैं इसको, आप यहाँ पैथ भी लिख सकते हैं, उसका पैथ या डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 8 है द फिजिकल क्वांटिटी डोंट चेंज ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन, वो कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है जो कि रिफ्रैक्शन के दौरान में चेंज नहीं होती। तो ये तीन चीजें चेंज होती हैं, एक चीज जो चेंज होती है फ्रीक्वेंसी। द फिजिकल क्वांटिटी विच रिमेन्स अनचेंज ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन इज फ्रीक्वेंसी, वो फिजिकल क्वांटिटी जो कि रिफ्रैक्शन में अनचेंज रहती है वो फ्रीक्वेंसी होती है। जो ये क्वेश्चन है इनके आंसर बुक में एज इट इज मौजूद नहीं है, ये मैंने बड़ी मेहनत करके आप लोगों के लिए बनाए हैं, और इतनी मेहनत हम करते हैं, वीडियो बनाने में भी काफ़ी मेहनत होती है, टाइम लगता है, तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें और प्लीज़ शेयर भी करें ताकि मैं आपके लिए इसी तरह से वीडियोस बनाती रहूं और आपकी भी हेल्प होती रहे। 8 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, अब हम 9th क्वेश्चन करेंगे। स्टेट द कंडीशन नेसेसरी फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है उसके लिए आपने कंडीशंस बतानी है। अब देखिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में यहाँ पे आपको डिस्क्राइब नहीं करूंगी, उसके लिए मैं आपको क्वेश्चन आंसर जो मैंने कराए ना उसमें पूरा बहुत अच्छी तरह इसको डिस्क्राइब कराए। तो इसके लिए 2 कंडीशंस होती हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए। पहली ये होती है कि लाइट जो है वो डेंसर से रेयर में जाए, यानी कि ज्यादा डेंस मीडियम से कम डेंस मीडियम में जाए। सेकेंड ये होती है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट जो है वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाए। क्रिटिकल एंगल क्या होता है ये इसमें आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब हम इसका आंसर कर लेते हैं। 2 कंडीशंस आर नेसेसरी फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। नंबर 1 इसकी कंडीशन है लाइट मस्ट एंटर फ्रॉम अ डेंसर मीडियम इनटू अ रेयर और लेस डेंसर मीडियम। लाइट को जरूरी है कि लाइट एंटर हो रही हो एक डेंसर मीडियम से एक हल्के या कम डेंसर मीडियम में। नंबर 2 इसकी कंडीशन है द एंगल ऑफ इंसिडेंट शुड बिकम ग्रेटर फ्रॉम क्रिटिकल एंगल। जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज मेंट बाय क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल का क्या मतलब है। द एंगल ऑफ इंसिडेंट दैट कॉज द रिफ्रैक्टेड रे इन द रेयर मीडियम टू बेंड थ्रू 90 इज कॉल्ड अ क्रिटिकल एंगल। वो एंगल ऑफ इंसिडेंट जिसकी वजह से रिफ्रैक्टेड रे जो है वो 90 के एंगल पे रिफ्रैक्ट हो जाए, वो एंगल ऑफ इंसिडेंट है, वो कहलाता है क्रिटिकल एंगल। ठीक है,
एंगल ऑफ इंसिडेंट की वो वैल्यू जिसकी वजह से रिफ्रैक्टेड रे रेयर मीडियम के अंदर ही 90 पे बेंड हो जाए, 90 का एंगल बना के बेंड हो जाए, वो कहलाता है क्रिटिकल एंगल। समझने के लिए आपको जो है कुछ इसके जो मैंने स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन कराए उसमें से समझिएगा आप ये। क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाई अ स्विमर अंडर वाटर कैन नॉट सी द ऑब्जेक्ट अबव द वाटर सरफेस। जब कोई पानी के अंदर होता है, स्विमिंग कर रहा होता है, तो उसको बाहर की ऑब्जेक्ट जो होती है पानी के ऊपर की वो नजर नहीं आती। उसकी क्या वजूहात हैं? उसकी दो वजूहात हैं कि जो हमारी आंखों का लेंस है ना, वो इस तरह ऑप्टिमाइज होता है कि वो एयर के लिए परफेक्ट होता है। जब पानी के अंदर होता है तो वो उस तरह उसकी ऑप्टिमाइजेशन नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से जो होता है धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा होता है। एक वजह ये होती है, और दूसरी वजह ये होती है कि पानी के अंदर जो लाइट की स्पीड होती है वो भी कम हो जाती है। ये दोनों वजूहात होती हैं। यही इस आंसर में लिखा हुआ है, मैं आपको पढ़ती हूँ और समझा देती हूँ। आंसर क्या है? द लाइट स्पीड इज लेस इन वाटर। लाइट की स्पीड पानी में कम होती है। व्हेन वी आर अंडर वाटर इनकमिंग लाइट रेज आर हार्डली बेंट। जब पानी के अंदर हम होते हैं तो जो लाइट की जो रेज आ रही होती हैं, क्योंकि उनकी स्पीड कम हो जाती है तो वो बहुत मुश्किल से बेंट होती हैं। और फोकस एट ऑल, या फोकस नहीं होती सही तरह। आर आई लेंस इज ऑप्टिमाइज टू सी इन एयर। हमारा आई लेंस जो होता है वो एयर में देखने के लिए ऑप्टिमाइज होता है। द आई लेंस बेंड द रेज अ लिटिल। आई लेंस जो होता है वो रेज को सही तरह जो है बेंड नहीं कर पाता। ड्यू टू द लॉस्ट कॉर्नियल रिफ्रैक्शन द लाइट इजंट फोकस्ड ऑन रेटिना। क्योंकि कॉर्निया के ऊपर रिफ्लेक्शन ठीक तरह नहीं हो रहा था, इसीलिए रेटिना के ऊपर लाइट जो होती है फोकस नहीं होती। मैं दोबारा पढ़ लेती हूँ। ड्यू टू द लॉस्ट कॉर्नियल रिफ्रैक्शन द लाइट इजंट फोकस्ड ऑन रेटिना। लाइट रेटिना पे सही तरह फोकस नहीं होती। रेटिना पे ही तो इमेज बनना होता है। दस अ स्विमर कांट सी क्लियरली इवन द वाटर इज क्लियर। तो इसीलिए स्विमर को चाहे पानी कितना भी साफ हो क्लियर दिखाई नहीं देता। बट द डाइवर्स ऑब्जर्व अ ब्लर्ड विजन। और जो डाइव कर रहे होते हैं, जो पानी के अंदर होते हैं, उनका विजन जो होता है वो ब्लर्ड होता है। 12 है, व्हाट इज अपर्चर। अपर्चर रेफर्स टू द ओपनिंग ऑफ लेंस डायफ्राम थ्रू विच लाइट पासेस। अपर्चर से मतलब है कि लेंस की जितनी ओपनिंग होती है जिसमें से लाइट गुजरती है उसका अपर्चर कहलाता है। जैसे अगर ये एक हमारा लेंस है तो इसमें ये जो इसका पूरा डायाफ्राम कह लें या इसका अपर्चर ये होगा, जहां से उसकी लाइट पास होती है उसका अपर्चर कहलाता है। इनफैक्ट अपर्चर रिप्रेजेंट द साइज ऑफ अ लेंस और मिरर। असल में अपर्चर जो है पूरे लेंस का साइज या मिरर का साइज बताता है। ठीक है, ये हो गया अपर्चर। क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड पोल। तो ऑप्टिकल सेंटर और पोल में आपने डिफरेंस बताना है। असल में ये दोनों चीजें सेम है, पोल और ऑप्टिकल सेंटर, लेकिन पोल जो होता है किसी कॉनकेव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर का जो सेंटर होता है वो पोल कहलाता है, और जो लेंस का सेंटर होता है चाहे वो कॉनकेव हो चाहे वो कॉन्वेक्स हो तो वो ऑप्टिकल सेंटर कहलाता है। यही चीज इसमें लिखी हुई है, मैं अब रीड कर देती हूँ। पोल इज द ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर। कॉन्वेक्स या कॉनकेव मिरर का जो ज्योमेट्रिकल सेंटर होता है वो पोल कहलाता है। पोल इज द सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर, या हम ऐसे कह सकते हैं कि पोल जो है स्फेरिकल मिरर का सेंटर होता है। ऑप्टिकल सेंटर की डेफिनेशन करते हैं। ऑप्टिकल सेंटर इज द सेंट्रल पॉइंट ऑफ द लेंस। किसी लेंस का जो सेंट्रल पॉइंट होता है वो ऑप्टिकल सेंटर कहलाता है। व्हेन अ रे ऑफ लाइट पासिस थ्रू इट, जहां सब उसमें से लाइट पास होती है, इट पासिस विदाउट सफरिंग एनी डेविएशन। वो उस सेंटर से गुजर जाती है बगैर डेविएट हुए, पूरी सीधी की सीधी चली जाती है। ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर जो होता है किसी भी लेंस का वो सेंटर होता है जिसमें से लाइट जो होती है बगैर डेविएट हुए सीधी पास आउट हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रियल एंड वर्चुअल इमेज। आप चाहें तो इसको कॉलम बनाकर भी कर सकते हैं। अ रियल इमेज इज फॉर्म्ड व्हेन लाइट रेज कन्वर्ज, वेयर एज अ वर्चुअल इमेज अकर्स व्हेन रेज ओनली अपीयर टू डाइवर्ज। इसका मतलब है कि रियल इमेज जब बनता है जब लाइट की रेज कन्वर्ज हो जाती हैं, किसी एक पॉइंट पर इकट्ठी हो जाती हैं। वेयर इज अ वर्चुअल इमेज अकर्स व्हेन रेज ओनली अपीयर टू डाइवर्ज। जबकि वर्चुअल इमेज उस वक्त बनता है जबकि हमें रेज जो होती हैं वो डाइवर्ज होती हुई नजर आ रही होती हैं। हमें लगता है कि रेज बजाय कन्वर्ज होने के डाइवर्ज हो रही हैं, यानी फैल रही हैं क्योंकि वो सामने से तो डाइवर्ज हो रही होती हैं, पीछे किसी पॉइंट पे जाके ज्वाइन होकर वो वर्चुअल इमेज बनाती हैं। सेकेंड इसका पॉइंट लिखेंगे, अ वर्चुअल इमेज कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन ए स्क्रीन वाइल रियल इमेज कैन बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन। ये हम सबको पता ही है कि वर्चुअल इमेज को हम स्क्रीन पे नहीं ले सकते जबकि रियल इमेज को हम ले सकते हैं। तो ये इसका दूसरा डिफरेंस आ गया।
थर्ड डिफरेंस है वर्चुअल इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर, कॉन्वेक्स मिरर एंड कॉन्केव लेंसेज। प्लेन मिरर, कॉन्वेक्स मिरर और कॉन्केव लेंस से जो होता है वर्चुअल इमेज बनता है, वाइल रियल इमेज फॉर्म बाय कॉन्केव मिरर एंड कॉन्वेक्स लेंसेज, जबकि रियल इमेज जो है वो कॉन्केव मिरर से या फिर कॉन्वेक्स लेंसेज से बनता है। आप चाहें तो इसके डिफरेंशिएट की तरह कॉलम बना के भी लिख सकते हैं, ये 3 पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 15 है द पावर ऑफ द लेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ, व्हाट डज इट मीन्स। इसका क्या मतलब है कि किसी लेंस की जो पावर है वो उसकी फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल होती है। हमने इस चैप्टर में ये बात पढ़ी है कि किसी लेंस की जो पावर होती है वो उसकी फोकल लेंथ का इनवर्स होती है या रेसिप्रोकल होती है, यानी अगर फोकल लेंथ ज्यादा होती है तो पावर ऑफ लेंस कम होती है, और अगर फोकल लेंथ कम होती है तो पावर ऑफ लेंस ज्यादा होती है। ये यहाँ से इधर इस इंडेक्स तक ये मैंने इसकी एक्सप्लेनेशन लिखी। आप चाहें तो इसको स्किप करके इसका सिर्फ ये शॉर्ट आंसर भी लिख सकते हैं। मैं अभी आपको पहले ये एक्सप्लेनेशन समझा दूं। इस तरह लिखेंगे तो बहुत अच्छा है। जो शॉर्ट करना चाहते हैं वो यहाँ द पावर से लिखेंगे, ठीक है। पहले मैं आपको इसका पूरा डिफाइन कर देती हूँ। द एबिलिटी ऑफ अ लेंस टू रिफ्रेक्ट द रेज ऑफ लाइट डिपेंड ऑन इट्स फोकल लेंथ। किसी भी लेंस की एबिलिटी किसी भी लाइट की रेज को फोकस करने की डिपेंड करती है उसकी फोकल लेंथ पे। A convex lens with shorter focal length focus the light rays closer to the optical center। अगर convex lens की छोटी focal length होती है तो वो लाइट की रेस को ऑप्टिकल सेंटर के करीब जो होता है वो फोकस कर देता है। A very short focal length of concave lens will diverge the light rays away from the focal point। इस तरह से कॉन्केव लेंस की अगर फोकल लेंथ छोटी होगी तो वो लाइट की रेस को फोकल पॉइंट से दूर डाइवर्ज कर देगा, ठीक है। The degree of convergence of or degree of divergence of a lens express its refractive index। किसी भी लेंस की कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस की डिग्री जो होती है उसको हम एक एक्सप्रेस करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। So the power of lens is defined as the reciprocal of its focal length। तो जो बच्चे शॉर्ट करना चाहते हैं वो सिर्फ यहाँ से करेंगे दा से, ठीक है। The power of lens is defined as the reciprocal of its focal length। किसी भी लेंस की पावर जो होती है वो हम ऐसे डिफाइन कर देते हैं कि वो उसकी फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल होती है। लेकिन हमने इसका प्रूफ करा है इसमें कि कॉन्वेक्स लेंस का काम होता है कन्वर्ज करना, तो अगर उसकी शॉर्ट फोकल लेंथ होगी तो वो क्लोज करके कन्वर्ज कर लेगा, और कॉन्केव लेंस का काम होता है डाइवर्ज करना, तो उसकी शॉर्ट फोकल लेंथ होगी तो वो फोकल लेंथ से दूर डाइवर्ज कर देगा। तो यानी उसकी पावर, दोनों में पावर जो है इंक्रीज हो गई। इससे हमें पता चल गया कि फोकल लेंथ जो होती है वो पावर ऑफ लेंस जो होती है वो रेसिप्रोकल होती है फोकल लेंथ का। पावर ऑफ लेंस इज इक्वल्स टू 1/f। ये इसका आंसर। आप चाहे यहाँ से यहाँ तक लिखें, चाहे आप पूरा लिखें, ये आप पे डिपेंड करता है। क्वेश्चन नंबर 16 है व्हाई द फिल्म इन द प्रोजेक्टर नीड्स टू प्लेस अपसाइड डाउन। आजकल तो आप लोगों ने नहीं देखे होंगे, लेकिन जो पुराने दौर के अंदर जो है फिल्म दिखाया करते थे, तो वो प्रोजेक्टर जो होते हैं उसके अंदर फिल्म जो होती है उल्टी लगाई जाती है। तो इन्होंने पूछा है क्यों उल्टी लगा देना, अपसाइड डाउन यानी उल्टी क्यों लगाते हैं उसको। In a projector, a concave mirror is used and object or a film is placed between f and 2f। तो इसके अंदर जो है एक कॉन्केव मिरर यूज होता है, और जो फिल्म होते हैं उस फिल्म जो लगाई जाती है फिल्म को f और 2f के बीच में, उस कॉन्केव मिरर के f और 2f के बीच में लगाते हैं। So the image formed on the screen is inverted, real and magnified। इसके बाद हम लिखेंगे as the image formed is inverted, जैसा कि इन्वर्टेड इमेज बन रहा है, मस्ट टर्न द फिल्म अपसाइड डाउन टू मेंटेन द अपराइट पिक्चर ऑन स्क्रीन। हम जानते हैं कि कॉन्केव मिरर जो इमेजेस बनाते हैं वो रियल होते हैं और इन्वर्टेड भी बनेंगे, लेकिन मैग्नीफाइड क्यों है? जब भी ऑब्जेक्ट f और 2f के बीच में प्लेस करते हैं तो मैग्नीफाइड यानी बड़ा ही बनता है, ठीक है। अब मैग्नीफाइड तो बन गया लेकिन इन्वर्टेड बना है। इस इन्वर्टेड इमेज को ताकि सीधा लोगों को, देखने वाले को सीधा नजर आए, इसलिए फिल्म जो है उल्टी रखी जाती है। जाहिर है जब उल्टी फिल्म होगी तो फिर इमेज जो है सीधा बनेगा, इसीलिए इन्वर्टेड रखा जाता है। और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आप लोगों के लिए जो है मैथ्स भी करवाऊं आपको, तो आप मुझे जरूर मैसेज में लिखें कि आप मैथ्स में कौन सी एक्सरसाइज करना चाहते हैं। 17 चैप्टर तो मैं करा चुकी हूँ, अब मैं नेक्स्ट आपको 19 कराऊं, 18 कराऊं या 20 कराऊं, जो भी आप लोग चाहते हैं मुझे मैसेज में जरूर अपनी राय से आगाह करें। नंबर 17 है द कॉन्केव लेंस इज ऑल्सो कंसिडर्ड टू बी अ डाइवर्जिंग लेंस, एक्सप्लेन व्हाई। कॉन्केव लेंस को डाइवर्जिंग लेंस क्यों कहते हैं, ये हमें एक्सप्लेन करना है। ये हम डायग्राम भी बना सकते हैं, आप चाहे तो इसमें डायग्राम बना लीजिएगा, आपकी बुक में बनी हुई है। अब इसका आंसर देख लेते हैं। व्हेन द पैरेलल रेज ऑफ लाइट फॉल ऑन अ कॉन्केव लेंस दे डाइवर्ज। जब लाइट की पैरेलल रेज कॉन्केव लेंस पे पड़ती हैं तो वो डाइवर्ज हो जाती हैं।
एज दे पास थ्रू द लेंस नेवर टू मीट एट अ पॉइंट, जब वो उस लेंस से गुजरती हैं तो एक पॉइंट पर नहीं मिलती। दैट्स वाई वी कॉल देम डाइवर्जिंग लेंस, क्योंकि लाइट की रेज एक पॉइंट पे मीट नहीं करती, इसीलिए वर्चुअल इमेज बनता है इससे। क्वेश्चन नंबर 18 है, अ कॉन्वेक्स लेंस बिहेव लाइक अ कॉन्केव लेंस इन विच कंडीशन। अगर हम कॉन्वेक्स लेंस को ऐसे मीडियम में रख दें जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है उस कॉन्वेक्स लेंस के मटेरियल से ज्यादा होगा, तो कॉन्वेक्स लेंस जो है वो भी कॉन्केव लेंस की तरह बिहेव करना शुरू कर देगा। इसको हम लिखेंगे कैसे? इफ अ लेंस इज केप्ट इन अ मीडियम whose refractive index is more than that of the material of the lens, the normal convex lens start behaving like a concave lens। ये इसकी डेफिनेशन हो गई, लेकिन हम इसकी दूसरी डेफिनेशन भी लिख सकते हैं, ये भी मैं आपको बता देती हूँ। When a convex lens is immersed in a liquid whose refractive index is greater than that of the lens material, अगर कॉन्वेक्स लेंस को किसी ऐसे लिक्विड के अंदर डाल दिया जाए जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है ज्यादा हो उस लेंस के मटेरियल से, द कॉन्वेक्स लेंस स्टार्ट बिहेविंग लाइक अ कॉन्केव लेंस, तो कॉन्वेक्स लेंस भी कॉन्केव लेंस की तरह बिहेव करना शुरू कर देता है। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, जो हमें एक न्यूमेरिकल दिया है इन्होंने कहा है कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो 20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे एक कॉन्वेक्स लेंस के सामने प्लेस की गई है। तो आपने इमेज बताना है कि इमेज कहाँ बनेगा, और फोकल लेंथ उस लेंस की कितनी है? 17 सेंटीमीटर है। ऑब्जेक्ट का कॉन्वेक्स लेंस से डिस्टेंस गिवन है 20 सेंटीमीटर। क्यों हमें फाइंड करना है? फोकल लेंथ हमें गिवन है 17 सेंटीमीटर। क्योंकि इन्होंने इसमें मेंशन कर दिया है कि कॉन्वेक्स लेंस है, इसलिए हम इसकी फोकल लेंथ को प्लस में लेंगे। ठीक है, फोकल लेंथ किस में लेंगे? प्लस में। क्यों लेंगे? क्योंकि इन्होंने कॉन्वेक्स लेंस बताया है और हमें पता है कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ जो होती है पॉजिटिव होती है और उसका इमेज भी रियल बनता है, इसलिए वो भी पॉजिटिव होता है। तो 1/f इज इक्वल्स टू 1/p प्लस 1/q, ये हमने फॉर्मूला लिख दिया। 1/f की वैल्यू क्या है हमारे पास? हम f की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, हम लिख देते हैं 1/17। p की वैल्यू हमें गिवन है 20, 1/20 लिख दिया। q हमें फाइंड करना है, तो q को यहाँ सेपरेट कर लेते हैं और 1/20 को इक्वल के दूसरे साइड पर ले जाते हैं। 1/q को वहीं रखा, 1/17 भी अपनी जगह पर है और 1/20 यहाँ से इस साइड पर आ गया 17 के पास। यहाँ पे प्लस में था 1/20, इधर जाके माइनस हो गया। अब इनका 17 का और 20 का एलसीएम निकाल लेते हैं हम। 17 एंड 20, 2 1 से 2 0, 17 जो है वो हमें पता है कि प्राइम नंबर है। 17 अभी ऐसे ही रहेगा, अभी हमें इसको 2 से ही करना चाहिए। 2 5 ज़ा 10 और 17 को ऐसे उतार लिया। अब 5 1 ज़ा 5, 17 फिर नीचे आ गया। अब 17 1 ज़ा 17। अब 2 2 5 और 17 को मल्टीप्लाई करना है। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 17, यह आ जाएगा हमारा 340। यहाँ लिख देते हैं हम 340। अब इस 340 को इस 17 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 20। ठीक है, 20 आंसर आ जाएगा। 20 को इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 1 ज़ा 20 आ गया। ये वाला माइनस उतार लिया हमने। इस 340 को अब हम इस 20, ये जो डिनोमिनेटर है 20 से डिवाइड करेंगे, ये हमारे पास 17 आंसर आएगा। 17 को हम इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 17 1 ज़ा 17। 1/q इज इक्वल्स टू 20 माइनस 17 करेंगे, कितना आ जाएगा हमारे पास? 3। 1/q है, इसको हम q कर देते हैं तो ये हो जाएगा 340/3। इसको 340 को 3 से डिवाइड कर दें, हमारे पास आ जाएगा 113.3 सेंटीमीटर। इसका मतलब है कि इमेज जो बनेगी वो रियल बनेगी और दूर जाके बनेगी। देखिए क्योंकि कितना बड़ा डिस्टेंस आ रहा है q का, लेंस से काफी दूर जाके बनेगी। ये इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 20 है, एक्सप्लेन द नियरर पॉइंट ऑफ अकोमोडेशन ऑफ एन आई ऑफ नॉर्मल ह्यूमन। नॉर्मल इंसान की जो आई का जो नियरर पॉइंट है वो पूछा है इन्होंने अकोमोडेशन का। हमें पता है कि इंसान की आंख जो होती है वो 25 सेंटीमीटर से कम डिस्टेंस पे नहीं देख सकती, तो उसका नियरर पॉइंट ऑफ अकोमोडेशन कितना है? 25 सेंटीमीटर। आंसर लिखेंगे, द नियरर पॉइंट ऑफ अकोमोडेशन ऑफ अ नॉर्मल ह्यूमन आई इज 25 सेंटीमीटर। ठीक है, 25 सेंटीमीटर से कम डिस्टेंस पे होता है तो इंसान की आई का जो है उसका अकोमोडेशन सही नहीं हो पाता, तो कम से कम डिस्टेंस कितना होना जरूरी है? 25 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 21 है, गिव द वर्किंग ऑफ ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप। हमें माइक्रोस्कोप की वर्किंग बतानी है। अ माइक्रोस्कोप यूजेस 2 सेट्स ऑफ लेंस टू ऑब्टेन अ मैग्नीफाइड इमेज। माइक्रोस्कोप के अंदर लेंस के 2 सेट्स होते हैं ताकि जिससे वो बड़ी इमेज बनाता है।
द ऑब्जेक्टिव लेंस हैज अ शॉर्टर फोकल लेंथ FO देन द फोकल लेंथ ऑफ आईपीस FE। द ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ जो होती है, जिसको हम FO से डिनोट करते हैं, वो छोटी होती है आई पीस की फोकल लेंथ से, और आई पीस की फोकल लेंथ को FE से डिनोट करते हैं। When a light ray from object pass through objective lens, it forms a small image on the inside focal point of the eyepiece। तो जब लाइट की रे ऑब्जेक्ट में से पास होती हैं, ऑब्जेक्टिव लेंस से गुजरती हैं, वो उसका इमेज जो होता है आई पीस की फोकल पॉइंट के अंदर बना देता है। ठीक है, जो इमेज बनता है ना, वो आई पीस के फोकल पॉइंट के अंदर बनता है, इसीलिए वो उसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करता है। फिर तो आई पीस उसको दोबारा इनलार्ज कर देता है, क्योंकि वो उसकी फोकल लेंथ के अंदर आ रहा होता है। जो इमेज बनता है वो आई पीस की फोकल लेंथ के अंदर बनता है, इसीलिए वो आई पीस के लिए ऑब्जेक्ट के तौर पे काम करता है, और आई पीस उसका और बड़ा मजीद इनलार्ज इमेज कर बना देता है। ठीक है, एंड लार्जर इमेज इज फॉर्म्ड एट द नियरर पॉइंट ऑफ द ह्यूमन आई। ये आपको समझ में आ गया होगा कि जो ऑब्जेक्टिव होता है उसकी फोकल लेंथ छोटी होती है और आई पीस की फोकल लेंथ बड़ी होती है। जब ऑब्जेक्टिव कोई इमेज बनाता है वो आई पीस की फोकल पॉइंट के अंदर बना देता है, तो आई पीस उसको ऑब्जेक्ट की तरह लेता है और उसको मजीद इनलार्ज करके उसका बहुत बड़ा इमेज बना देता है, जो हम देख पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, हाउ डज मैग्निफिकेशन ऑफ अ सिंपल माइक्रोस्कोप रिलेट टू द फोकल लेंथ। अब हमें एक सिंपल माइक्रोस्कोप, जो एक मैग्नीफाइंग ग्लास होता है, उसकी मैग्निफिकेशन बतानी है कि वो किस तरह फोकल लेंथ से रिलेट करती है। द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ अ सिंपल माइक्रोस्कोप इज, जो सिंपल माइक्रोस्कोप है उसकी मैग्नीफाइंग पावर को कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है वो ये है, m इज इक्वल्स टू 1 प्लस d अपॉन f। यहाँ d इज द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, यानी कि कम से कम जितने फासले से देखा जा सकता है वो d उसका डिस्टेंस विजन है, और f इज द फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस, जो इसमें कॉन्वेक्स लेंस यूज हो रहा होता है। यही इसमें लिखा है, वेयर d इज द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। यहाँ पे d जो है वो कम से कम फासला है डिस्टिंक्ट विजन का, एंड f इज फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, और f जो है वो इस कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ है। द शॉर्टर द फोकल लेंथ द हायर द मैग्निफिकेशन पावर ऑफ द सिंपल माइक्रोस्कोप। तो जितनी शॉर्ट फोकल लेंथ होगी सिंपल माइक्रोस्कोप की, मैग्नीफाइंग पावर उतनी ही ज्यादा होगी। क्वेश्चन नंबर 23 है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंपल एंड कंपाउंड माइक्रोस्कोप। हमें सिंपल और कंपाउंड माइक्रोस्कोप में डिफरेंस बताना है। पहला डिफरेंस है इसका, अ सिंपल माइक्रोस्कोप यूजेस अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ शॉर्ट फोकल लेंथ। सिंपल माइक्रोस्कोप हमें पता है उसके अंदर सिर्फ एक ही कॉन्वेक्स लेंस यूज होता है जो कि शॉर्ट फोकल लेंथ का होता है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप यूजेस 2 सेट्स ऑफ लेंस। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में 2 लेंस यूज होते हैं। द ऑब्जेक्टिव हैज शॉर्टर फोकल लेंथ। ऑब्जेक्टिव होता है एक जिसकी शॉर्टर फोकल लेंथ होती है और FO से उसको हम डिनोट करते हैं। दूसरा आई पीस होता है जिसकी जो होती है लार्जर फोकल लेंथ होती है। हम इसको लिखेंगे ऐसे, द ऑब्जेक्टिव हैज शॉर्टर फोकल लेंथ देन आई पीस। इसमें ऑब्जेक्टिव और आई पीस होता है और ऑब्जेक्टिव की आई पीस से छोटी फोकल लेंथ होती है। सेकेंड डिफरेंस लिखेंगे, इट हैज ओनली 1 लेवल ऑफ मैग्निफिकेशन। इसमें सिर्फ एक ही लेवल पे मैग्निफिकेशन होती है, यानी एक ही बार ऑब्जेक्ट मैग्नीफाई होती है। इट हैज अ वेरी हाई लेवल ऑफ मैग्निफिकेशन। और इसको हम 2 लेवल भी लिख सकते हैं क्योंकि इसमें 2 बार मैग्निफिकेशन होती है। इसका मैग्निफिकेशन जो होती है वो हाई होता है, यानी कि ये ज्यादा बड़ा करके दिखाती है ऑब्जेक्ट को। इट इज यूज्ड इन रीडिंग टू एनलार्ज द लेटर और यूज बाय डर्माटोलॉजिस्ट। ये ज्यादातर डर्माटोलॉजिस्ट यूज करते हैं, या फिर रीडिंग के लिए जब हम बड़ा करके लेटर्स को देखना चाह रहे होते हैं वहां पे यूज करते हैं। ये इसका थर्ड पॉइंट हम लिखते हैं, इट इज यूज्ड टू स्टडी टिश्यू, सेल्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो है वो टिश्यूज की या सेल की स्टडी में या माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी में यूज होती है। क्वेश्चन नंबर 24 है, डिस्टिंग्विश बिटवीन अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड अ टेलीस्कोप। आपको एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप और एक टेलीस्कोप में डिफरेंस बताना है। फर्स्ट डिफरेंस है, माइक्रोस्कोप मैग्नीफाइज ऑब्जेक्ट फाउंड वेरी क्लोज। जो ऑब्जेक्ट उसके करीब रखी जाती हैं वो मैग्नीफाई करता है। ठीक है, माइक्रोस्कोप जो है मैग्नीफाई करता है। टेलीस्कोप मैग्नीफाइज ऑब्जेक्ट फाउंड वेरी फार अवे। टेलीस्कोप भी मैग्नीफाई करता है मगर उन ऑब्जेक्ट की करता है जो दूर होती हैं। ठीक है, माइक्रोस्कोप जो होता है करीब वाली चीजों की को मैग्नीफाई करता है, जबकि टेलीस्कोप दूर की चीजों को मैग्नीफाई करता है।
सेकेंड इसका हम डिफरेंस लिखेंगे, इट इज यूज्ड टू सी द स्मॉल ऑब्जेक्ट, ये छोटी चीजों को देखने के लिए यूज होती है। इट इज यूज्ड टू सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, ये दूर की चीजों को देखने के लिए यूज होती है। थर्ड है इसका पॉइंट, द अपर्चर ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस इज स्मॉलर देन आई पीस, इसमें जो आई पीस का इसमें जो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है उसका अपर्चर आई पीस से छोटा होता है। और मैं आपको बता चुकी हूँ इसी चैप्टर के अंदर ही कि अपर्चर जो होता है असल में लेंस का साइज होता है। द अपर्चर ऑफ ऑब्जेक्टिव इज ग्रेटर देन द अपर्चर ऑफ आई पीस। टेलीस्कोप में देखते हैं तो टेलीस्कोप में जो होता है द अपर्चर ऑफ ऑब्जेक्टिव इज ग्रेटर देन द अपर्चर ऑफ आई पीस, इसमें ऑब्जेक्टिव का अपर्चर जो होता है या साइज जो होता है वो बड़ा होता है आई पीस से। फोर्थ पॉइंट इसका है, द ऑब्जेक्टिव हैव शॉर्टर फोकल लेंथ देन आई पीस, ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ छोटी होती है आई पीस से, जबकि टेलीस्कोप के अंदर ऑब्जेक्टिव हैज लार्जर फोकल लेंथ देन आई पीस, टेलीस्कोप में ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ जो होती है वो आई पीस से ज्यादा होती है। समझे, जो इसमें होता है इसका ऑपोजिट इसके अंदर हो रहा होता है। ये आपके तमाम क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, उम्मीद करती हूँ आपके लिए हेल्पफुल रहे होंगे। अगर आपके लिए हेल्पफुल रहते हैं तो प्लीज आप वीडियो को लाइक किया करें और वीडियो को पूरा देखा करें और ज्यादा से ज्यादा बच्चों से शेयर करें ताकि मैं आपके लिए इसी तरह वीडियोस बनाती रहूं। अल्लाह हाफिज।